हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर स्वागत है और मोस्ट वेलकम है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक सर्वाइकल कैंसर के बारे में। दोस्तों, हम ऑन्कोलॉजी के अंदर पढ़ रहे थे कि ऑन्कोलॉजी क्या है, हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में अब हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और वो टॉपिक का नाम है दोस्तों सर्वाइकल कैंसर। जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, सर्वाइकल कैंसर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए बेटा, सर्वाइकल कैंसर मींस ये क्या है। किताब नहीं, मैंने बोला सर्वाइकल कैंसर, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सर्विक्स का कैंसर। सर्विक्स कहां पाई जाती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कहां पाई जाती है? वेजाइना। वेजाइना के बाद में आता सर्विक्स। सर्विक्स के दो मुंह होते हैं। जो सर्विक्स का बाहर का मुंह वेजाइना से जुड़ा रहता है उसको आउट एक्सटर्नल ओरिफिस, एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। और जो सर्विक्स का जो अंदर जो यूट्रस, मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देता हूं कि जैसे जो ये हमारी वेजाइना है, इस वेजाइना के बाद जब हम जाते हैं तो ये पड़ता है हमारा सर्विक्स। इस सर्विक्स के यहां पर जो आता है इसको बोलते बेटा एक्सटर्नल ऑस। और ये एक्सटर्नल ऑस यहां से जाके ये यूट्रस के अंदर डिवाइड होता है और यहां जो ये पाया जाता है बेटा, इसको क्या बोलते? इंटरनल ऑस। इस ऑस का मतलब है छिद्र। मेल पर्सन जब इंटरकोर्स करता है तो उसका पेनिस इस वेजाइना के अंदर ही आगे पीछे होता रहता है और वो यही सीमन का इजैकुलेट कर देता है। जब ये सीमन का इजैकुलेशन यहां होता है तो ये सीमन में से स्पर्म जो होते हैं वो भागते हैं। भागते हुए ये स्पर्म यहां आते हैं और यहां पर यदि फीमेल का ओवम है तो दोनों मिलके गठबंधन सरकार बना लेते हैं। उस गठबंधन सरकार जिसमें स्पर्म और ओवम मिलते हैं उसको हम हमारी किताब की भाषा में जाइगोट बोलते हैं। बाकी हम आगे की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम कैंसर पढ़ा रहे हैं, मिडवाइफरी पढ़ा रहे होते तो हम आपको बताते कि कहां पर इतना तो हमें पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है। फर्टिलाइजेशन हमारी फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये फैलोपियन ट्यूब के इस वाले पोर्शन को एम्पुला कहते हैं। तो एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि यहां स्पर्म और ओवम दोनों मिलके सेल्यूलर ग्रोथ करते हैं। ये चीज समझ में आई। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इंटरनल ऑस बंद हो जाता है। बंद हो जाता है मींस इसका मुंह बंद हो जाता है। अंदर बच्चा जब आ जाएगा या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या जाइगोट बन जाएगा तो इसका मुंह बंद हो जाता है। इसके मुंह बंद होने से क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी है वो अंदर ही अंदर रहेगी। और इसका मुंह कब खुलता है? जब डिलीवरी होने वाली होती है उस दौरान इसका मुंह ओपन होता है, जब ही तो बेबी बाहर आता है। ठीक है बेटा, तो सर्विक्स का कैंसर हो जाना सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। अब दूसरी भाषा में, अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो मेडिकल साइंस के अंदर क्या बोलते हैं? एनी एबनॉर्मल ग्रोथ और एनी मैलिग्नेंट ग्रोथ और एनी प्रोलिफरेशन इन द सेल्स ऑफ द सर्विक्स इज नॉन एज सर्वाइकल कैंसर। ये चीज समझ में आ गई बेटा? जहां पे कैंसर लग गया उस कैंसर का मतलब ही क्या है बेटा? सुनो, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोई सा ही कैंसर हो, कैंसर वहां लग गया उसका मतलब होता है एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल्यूलर ग्रोथ। कैंसर का मतलब होता है एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल्यूलर ग्रोथ। अब जिसके साथ में हो रहा हो उसी का एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल्यूलर ग्रोथ ऑफ सर्विक्स इज नॉन एज सर्वाइकल कैंसर। है याद? abnormal uncontrolled cellular growth of breast is known as breast cancer. Abnormal uncontrolled proliferated cellular growth of uterus is uterine cancer. Abnormal proliferation uncontrolled cellular growth in the कहीं भी लिख दो वो वहीं का कैंसर हो गया। तो कैंसर की डेफिनेशन समझ में आई। और जब आप हमारे ऑन्कोलॉजी के दो पार्ट देख लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपको रिस्क फैक्टर भी समझ में आ जाएंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या। कॉमन रिस्क फैक्टर्स है मेडिकल सर्जिकल दुनिया की सबसे अच्छी चीज है।
मेडिसिन सब में एंटीबायोटिक चलती है। हाँ, सर्जिकल प्रोसीजर्स थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और वो सर्जिकल प्रोसीजर हर एक के डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट में तो ब्रेस्ट की सर्जरी करोगे, सर्विक्स में सर्विक्स की करोगे, लंग्स में लंग्स का करोगे। वहां तो तुम कॉमन नहीं कर सकते कि हुआ है सर्वाइकल कैंसर और यू राइट वी विल रिमूव द पार्ट ऑफ लंग्स। ऐसा वहां कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट आप डेफिनेशन में कर सकते हो, ये थोड़ी है कैंसर हुआ है सर्विक्स को रिमूव कर रहे हो ब्रेस्ट को, ऐसा नहीं हो सकता। तो इतना कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि सर्जरी अलग अलग होती है। आई चीज समझ में दोस्तों। तो इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इन द मोस्ट कॉमनेस्ट मैलिग्नेंसी इन द फीमेल, आदमी के अंदर लंग्स का और फीमेल के अंदर सर्विक्स का कॉमनेस्ट कैंसर है। ये कंपटीशन की एग्जाम में पूछा गया, इंडिया के अंदर फीमेल के अंदर कौन सा कैंसर कॉमन है, तो वो है सर्विक्स कैंसर। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी हाइजीन की कमी है, हमारे यहाँ सैनिटरी पैड नहीं मिलती, तो हमारी माताएं और बहनें क्या करती है, कपड़ा लगाती है। कपड़ा कैसा लगाती है, गंदे वाला। बनियान फट गई, बनियान गंदी थी, बनियान लगा ली, उस बनियान में पैथोजेंस थे, वो पैथोजेंस ने स्टार्ट कर दिया। ये चीजें आगे जाके इन्फेक्शन पैदा करती है और ये मैलिग्नेंसी पैदा करती है। सैनिटरी पैड्स की जब क्वालिटी देखेंगे तो कई सैनिटरी पैड्स के अंदर तो प्लास्टिक आ रहा है, घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक, और वो घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक आपके बॉडी के सबसे सॉफ्ट पार्ट पर लगाया जा रहा है। फीमेल चलती है, वो मूवमेंट करता है, तो ये क्या डेवलप करती है, मैलिग्नेंसी। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्वालिटी का नहीं है ना। यदि सैनिटरी पैड है अच्छी क्वालिटी का है, देखा जाए कि नेचुरल है कि नहीं है, कोई ऐसा कार्सिनोमा फैक्टर तो मौजूद नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर पैदा कर दे, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। लेकिन हम तो क्या खरीदते कहां से, थर्सडे मार्केट से खरीद लेते हैं, सस्ते वाला चाहिए, क्योंकि महंगा तो महंगा है। ये सारे फैक्टर्स पहले, आजकल तो थोड़े से पढ़े लिखे हो गए, लोगों के इकोनॉमिकल सोर्सेज अच्छे हो गए जो सैनिटरी पैड काम में ले रहे, वरना इससे पहले माताजी क्या करती थी, घर के अंदर कोई गंदा कपड़ा लगा के रखती थी। ये गंदे कपड़े के कारण इन्फेक्शन होता है। बता रहा था ना, टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट आता है, पिक्चर देखने जाते हैं, एक बाबा जी बीड़ी पीते रहते, खुल खुल करता रहता है, वो कह रहे क्या महामारी है, तो वो बोलते सैनिटरी पैड लगाओ। अक्षय कुमार का एडवर्टाइजमेंट आता है पिक्चर स्टार्ट होने से पहले। समझ में आया दोस्तों। इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन द फीमेल। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो सबसे पहले पाया जाता है, और जो डेवलप्ड हो गए उनके अंदर सेकंड कॉमन है। उनके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट मैलिग्नेंसी होती है। ब्रेस्ट कैंसर कॉमन मैलिग्नेंसी होती है। एक मिनट रुकना बेटी वीडियो। आगे जब हम डिस्कशन कर रहे थे बेटा कि सर्वाइकल कैंसर के अंदर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, कि जब हम कॉजेज की बात करते हैं मेरे बेटे, तो एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज अननोन। हमारे सर्वाइकल कैंसर का एग्जैक्ट कॉज अननोन है बेटी। जितने भी कैंसर है ना, एग्जैक्ट कॉज अननोन है। मेरे फादर साहब को रीनल सेल कार्सिनोमा हुआ, किडनी को कैंसर हुआ, कभी बीड़ी नहीं पी, कभी स्मोकिंग नहीं किया, कभी च्यूइंग नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तो उसमें वो बता रहे थे कि अब इसका ये पता लगा तंबाकू पीने से भी कैंसर नहीं होता। अब कल मेरी एक मेरे को हिस्ट्री मालूम पड़ी कि निकोटीन या तंबाकू जो आता है ना, उस तंबाकू के अंदर कम से कम 20 से 25 ऐसे कंटेंट मिले हुए होते हैं जो कि कैंसरस होते हैं और हार्मफुल होते हैं आपकी हेल्थ को। टार मिला होता है उसके अंदर। निकोटीन तो अलग है, निकोटीन तंबाकू नहीं पता करे, वो माइंड को स्टेबलाइज कर, लेकिन तंबाकू यूटिलाइज करोगे उसके अंदर अकेला निकोटीन नहीं है, निकोटीन के साथ बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। इस पर आज रिसर्च करूंगा मैं बैठ के कि तंबाकू के अंदर क्या क्या होता है। कल ही मैंने देखा ही। उसके बाद अब कॉजेज आपको बेटा मैंने सबसे पहले बताया, कॉजेज इडियोपैथिक होता है हर डिजीज कंडीशन का। किसी को कॉलेरा, हैजा, हमको पता है हैजा विब्रियो कॉलेरा से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विब्रियो कॉलेरा क्या पता खाने में आया हो, कैसे आया हो, कह तो नहीं सकते आप किसी भी कारण को कि फिक्स नहीं भाई ऐसे करने से होता हो। HIV सेक्सुअल रिलेशन से होता है। कई ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं पड़ा और HIV हो गया बेचारों ने। हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जिन्होंने इंजेक्शन और दवाइयां देते देते मानव सेवा में लगते लगते उनको HIV हो गया। तो नो वन कॉज इज परफेक्ट। तो कॉज इज इडियोपैथिक, अननोन।
पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स जो कौन कौन से होते हैं पॉसिबल रिस्क फैक्टर, सबसे पहले आ जाता है बेटा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पहला तो क्या होता है बेटा, अब जब कॉजेज की बात होती है तो सबसे पहले लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, गरीब आदमी को सब बीमारियां सताती है। अब गरीब आदमी का कहने का मतलब क्या होता है बेटा, जो पुअर होता है वो अपना प्रॉपर नरिशमेंट नहीं लेगा, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, सैनिटरी पैड्स यूटिलाइज नहीं करेगा, केयर नहीं करेगा। अरे यहां तक कि बेचारे को पेरिनियल केयर मेंटेन करने के लिए भी कोई चीज नहीं होगी कि वो एयर से रिमूव कर ले। ये सब चीजें हाइजीन किसको अफेक्ट करती है, आगे जाके कैंसर सेल पैदा करती हैं, कोई भी और डिजीज पैदा कर देगी, इंफेक्शन पैदा होगा। उसके बाद फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स इन अर्ली एज के अंदर इंटरकोर्स करना भी सर्वाइकल कैंसर पैदा करता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी इन अर्ली एज के अंदर प्रेग्नेंट होना भी सर्वाइकल कैंसर पैदा करता है। फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, आजकल तो बड़ी हुड मची हुई है, मल्टीपल पार्टनर, एवरीवन वांट 1 2 3 4 5 6 100 पूरा हो गया। दिस इज एन मल्टीपल पार्टनर। आप क्या सोचते हो मल्टीपल पार्टनर वाली फीलिंग्स मेंटल हेल्दी है? ये मेंटल इलनेस है। ए पर्सन कैन बी सेक्सुअली सेटिस्फाइड विद देयर पार्टनर, शादीशुदा आदमी अपनी वाइफ के साथ सेटिस्फाई हो सकता है, बट इफ ही रिक्वायर्ड सम मोर, अरे मोर खत्म ही नहीं हो रहा तो दैट विल लीड मैलिग्नेंसी। आया समझ में? मल्टीपल पार्टनर, जो मल्टीपल पार्टनर या जो सेक्सुअल वर्कर होते हैं वो बहुत सारे इन्फेक्शंस भी पैदा कर देते हैं। हर्पीस इन्फेक्शन कॉमन होता है। स्कैबीज फीमेल स्कैबीज रोग को कैरियर का काम करती है और मेल को अफेक्ट होता है, फीमेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सेक्सुअल वर्कर फीमेल्स होती हैं वो कैंसरस, मतलब उनको कैंसर हो सकता है क्योंकि मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाती है। अरे यार कॉन्डोम्स इज द डिफरेंट थिंग, कॉन्डोम इज डिफरेंट थिंग। आप ले रहे हो कॉन्डोम का मतलब है यू आर टेकिंग प्रिकॉशन फॉर प्रिवेंटिंग योर प्रेगनेंसी, दिस इज कंडोम। जेनाइटल इन्फेक्शंस को आप रोकते हो, लेकिन यार कंडोम के अलावा भी 100% कौन सा बंदा कंडोम से जा रहा है, कैसे जा रहा है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का मतलब ये कि ओवर इरिटेशन ऑफ द म्यूकोसा, ओवर इरिटेशन ऑफ द सेल्स। जब आप एक सेल्स को बार बार एबनॉर्मल तरीके से यूटिलाइज करोगे तो सेल का एबनॉर्मलिटी हो जाएगी ना यार। अब मुंह खाने के लिए दिया है, आप उसको टूथपेस्ट को आप ढंग से करोगे तो ठीक है, यदि आप ऊपर इधर उधर रगड़ोगे करोगे तो वो छिलेंगे, और छिलके जब वो धीरे धीरे नहीं होंगी तो क्या होगा, फिर उसमें घाव बन जाएंगे, और वो घाव बन गई यदि फिर भी हील नहीं हुई तो आपके क्या करेंगे, वो मैलिग्नेंसी डेवलप कर देगी। ये चीज समझ में आप आई दोस्तों? तो अरे कंडोम यू कैन प्रिवेंट, इट इज एन प्रिवेंशन, बट मोस्ट प्रिवेंशन क्या है, यू डोंट डू दिस। इसने बताया रिस्क फैक्टर्स, इसने ये नहीं बोला हो जाएगा 100% होना, इसने बोला रिस्क फैक्टर्स। मल्टीपल पार्टनर्स, फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे हमारे जो सेक्सुअल वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, हर्पीस सिंप्लेक्स कॉमनली डिवाइड दे देते हैं गिफ्ट में। कोई गया हर्पीस दे दिया उसको, किसी को और स्किन डिजीज दे दिया, स्कैबीज तो कॉमनली दे देते हैं वो, और HIV तो वर्ल्ड फेमस है, वो तो चलो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन उससे पहले छोटी मोटी बीमारियां भी तो मिल जाती है गिफ्ट में। उसके बाद अनट्रीटेड क्रोनिक सर्विसाइटिस, यदि सर्विक्स को इन्फेक्शन हो गया है और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और क्रोनिक कंडीशन में चला गया, दैट विल लीड कैंसर। उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन, जो प्रोस्टिट्यूट रहती हैं उनके अंदर कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहते। इन्फेक्शन विद HIV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ये वायरसों के नाम है। ये वायरस क्या करते हैं, कैंसर पैदा कर देते हैं। जैसे पेपिलोमा वायरस कैंसर पैदा करता है ना बेटे, और एक होता पाइलोरिक स्टेफाइलोकोकाई के नाम से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एक पाइलोरिक स्टेफाई वायरस होता है। ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये कैंसर पैदा करते हैं। तो ऐसे ही इसने क्या बोला, HIV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस कैंसर पैदा कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपेराइटी विद वेरी लेस इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, लगातार प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी किए जा रहे हो। ये प्रेगनेंसी करने का मतलब क्या है बेटा, इस प्रेगनेंसी का मतलब ये कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स,
ओवर इरिटेशन ऑफ द सेल्स बंद कर देंगे, है ना। तो ये चीज हुई आपकी मल्टीपैरिटी विद लेस इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसी के अंदर इंटरवल नहीं दे रहे। तो प्रेगनेंसी का मतलब क्या बेटा, जो सेल है ना वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी, और ज्यादा एक्टिव होना तो खतरनाक है, खराब है ना ज्यादा एक्टिव होना सेल का। उसके बाद सेक्सुअल पार्टनर हैविंग हिस्ट्री ऑफ पिनाइल और प्रोस्टेट कैंसर, पिनाइल कैंसर भी होता है। पिनाइल कैंसर समझ में आया, किसी के पेनिस के आगे कैंसर हो गया है, किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, तो कैंसरस सेल है उनके पास। अब यदि दे विल गो फॉर द इंटरकोर्स, तो यदि कैंसरस सेल इधर उधर हो जाती है तो दे कैन स्प्रेड द डिजीज। अब पेनाइल कैंसर का भी कॉज मल्टीपल पार्टनर है, तो करना नहीं चाहिए, एक पार्टनर चुनो उसी के संग करो, ठीक है। और स्टडी टाइम में नो पार्टनर रिक्वायर्ड, फोकस ऑन स्टडी, ठीक है। उसके बाद इम्यूनो सप्रेशन, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, देखो इस किताब में क्या यार सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, पता है बहुत अच्छे तरीके से। इम्यूनो सप्रेशन मैं क्या कर रहा हूं, इम्यून सिस्टम जिनका सप्रेस होता है, सप्रेस मींस कमजोर होता है। कमजोर का मतलब या तो वो हमारे साहिल भाई की तरह हो ऐसे सिंगल ढांचे के, या वो कुछ खाते पीते नहीं हो, या टीबी की बीमारी हो, या इम्यून रोटी वोटी नहीं खाते हो, इम्यून सिस्टम वीक हो, 100 बीमारी लग रही हो, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, इम्यून सप्रेशन। एचआईवी हो रहा हो, टीबी हो रही हो, कोई बीमारी के कारण या ऑपरेशन के कारण, सर्जरी के कारण इम्यून सिस्टम वीक हो गया हो, तो वीक होने में क्या होता है, बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन पैदा कर देते। इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम, अरे खेल तो सब इम्यूनिटी कहां है, हम जूस क्यों पीते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक भी तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। यह चीज समझ में आई बेटा। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अब क्लिनिकल फीचर्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो अर्ली स्टेजेज ए सिम्टोमेटिक, इस सर्वाइकल कैंसर की अर्ली स्टेज ए सिम्टोमेटिक होती है, मींस कोई सिम्टम्स नहीं होते, समझ में आ गई भाई। उसके बाद कंटिन्यूअस एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। अब भैया सर्विक्स में हो गई तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो होगी, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी। कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने गए, कॉन्टैक्ट हुआ, तुरंत ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गया। व्हाइल इंसर्टिंग डायफ्राम एटसेट्रा, या कोई डायफ्राम आता है जो फीमेल के अंदर जो लगाते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, यदि कुछ ऐसा लेते तो वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार कई फीमेल्स को जब एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है जाओ पेपिस्मियर करवाओ। पेपिस्मियर क्या करता है, वो एक थोड़ा सा वहां से म्यूकस का वो ले लेते हैं स्मीयर, उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि कहीं सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। जिन फीमेल्स को ब्लीडिंग एबनॉर्मल होती है, रेगुलर ब्लीडिंग आती रहती है, मींस नॉर्मली फीमेल को एक बार ब्लीडिंग आनी चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, समझ मारा भाई साहब। लेकिन कई लोगों को बीच बीच में आती रहती है भैया, परेशानी है, फीमेल का सिस्टम ऐसा है, हार्मोनल ट्रीटमेंट ऐसा मेल की तरह तो है नहीं है कि भगवान ने चलो कोई टेंशन नहीं दी, फीमेल के अंदर तो बहुत सारी टेंशन है, जब तो फीमेल होना महान है। यदि हमारे ऐसा सिस्टम सेट कर देंगे तो बताओ हमारा क्या होता। सोच के देखना एक बार कि हाउ शी मैनेज, हाउ शी इरिटेट ड्यूरिंग द 4 days। अरे हम सब फैमिली के मेंबर है, हमारे बीवी भी है, बच्चे भी है, बहन भी है, भाई भी है। हाउ शी मेंटेन द 4 days 5 days। ड्यूरिंग दैट टाइम हार्मोनल चेंजेस आर देयर इन द एनवायरमेंट, बॉडी के अंदर चेंजेस आना, आपका इसका आयरन और ब्लीडिंग का, ब्लड का लॉस हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम करता है। तो कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, अब जब किसी को ब्लीडिंग आती है ना तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तुरंत पेपिस्मियर भेजता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ज्यादा पाया जा रहा है। तो बेटा कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग का मींस या तो कोई इंटरकोर्स करने जा रहा है, या किसी ने सर्विक्स को छेड़ा, या उसमें करने की तैयारी कर रहा है, या कुछ उन्होंने डायफ्राम लगाया, ऐसे में यदि कोई कॉन्टैक्ट होता है तो तुरंत ऊजिंग हो जाती है, ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली ब्लीडिंग पेनलेस होती है, और कभी सभी पेल्विक एरिया के अंदर पेन होता है, जैसे लोअर बैक में और लोअर एक्सट्रीमिटीज में पेन होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस हो जाता है। डिसयूरिया, डिफिकल्टी इन पासिंग द यूरिन, सूसू नहीं आती, डिफिकल्टी होती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगी, हेमेच्यूरिया, ब्लड इन यूरिन, लीकेज ऑफ यूरिन एंड स्टूल इन द वेजाइना, लीकेज ऑफ यूरिन एंड स्टूल इन द वेजाइना। अब तुम कहोगे ये कैसे हो जाएगा, अब बताना भैया कैसे हो जाएगा। बेटा मैं बता देता हूं, सर्विक्स का पोर्शन ये है और पीछे हमारे रेक्टम है। इस रेक्टम से क्या होगा, जब यहां की ब्लड, यहां की सेल्स
मैलिग्नेंट हो जाएगी तो एबनॉर्मल हो जाएगी, प्रोलिफरेट हो जाएगी, थोड़ा सा गुस्सा लगा या छेद बन गई भैया। ये मैलिग्नेंसी में यहां और इंफेक्शन हुआ, यहां छेद बन गई, अब तुम्हारे रेक्टम से मल यहां से यहां आने लग गया, तो वेजाइना के थ्रू स्टूल आने लग गया। इसको क्या डिजीज बोला गया है मेरे दोस्त? इसको क्या बोला गया है सोनाली? इसको इंग्लिश के अंदर बोलते रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। फिस्टुला, अरे वाह, फिस्टुला, आई एम डॉक्टर फिस्टुला। जैसे कोई बोलता है फिस्टुला, फिस्टुला का मतलब एक पिक्चर में डालोगे ना, आई एम डॉक्टर वो पिचकुराम डिचकुले, तो वो डिचकुले नहीं है, यहां फिस्टुले। तो फिस्टुला का मतलब क्या होता है बेटा? एबनॉर्मल ओपनिंग। देखो इसको मतलब कैसे समझना है, फिस्टुला मींस एबनॉर्मल ओपनिंग। अब भैया, अब देखो ये शब्द बोल रहा है गुरिंदर भाई, किताब हमारे पास रखिए, पूरी किताब ले जाना, खूब पढ़ लेना, बस तू समझ ले इसको। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला मींस रेक्टम से वेजाइना के अंदर एक ओपनिंग बन गई, जिसको क्या बोलते हैं? रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। अब इसके अंदर क्या होगा मेरे दोस्त? इसके अंदर जो स्टूल है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आने लग जाएगा। तो क्या होगा आगे? क्या ये डिजीज कंडीशन है रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। अब सोचो क्या क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे? अरे बदबूदार हो जाएगी वेजाइना, स्मेल आएगी, और गंदा लिखना, फिशी स्मेल आएगी, यहां से आ जाएगा इन्फेक्शन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, दर्द होगा, पेल्विक पीआईडी पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज हो जाएंगी। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हो सकता है मेरे दोस्त। अब दूसरी क्या हो गई एक चीज मेरे भाई, दूसरी होती है बेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। ये फिस्टुले बेसिकोवेजाइनल, बेसिको का मतलब क्या होता है? ब्लेडर और वेजाइना के बीच में कोई एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है, जिसके कारण यूरिन रिस रिस के वेजाइना में आता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? बेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। बेटा फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाना। सुनना मेरे दोस्त, रेक्टम स्टूल पास करते पीछे एक छिद्र होता है, उसी छिद्र से हम पास करते हैं। लेकिन कई बार जैसे ये हमारा रेक्टम है, तो साइड में पता पड़े यहां से छिद्र बन गई, एक अलग से छिद्र बन गई। अब बंदा स्टूल पास करेगा तो नीचे से तो निकलेगा, साइड में जो छिद्र बनी है उसमें से भी बाहर निकलेगा। अब वो बाहर निकलेगा तो इधर वो इरिटेशन पैदा करेगा, इन्फेक्शन पैदा करेगा। तो फिस्टुला का मतलब है बेटा एबनॉर्मल ओपनिंग। एबनॉर्मल ओपनिंग बनना फिस्टुला कहलाता है। बेसिकोवेजाइनल मींस ब्लेडर और वेजाइना के बीच में ओपनिंग बन जाना, रेक्टम और वेजाइना के बीच में ओपनिंग बन जाना, ये कहलाता है। ये चीज समझ में बेटे। उसके बाद लीकेज ऑफ यूरिन एंड स्टूल इन द वेजाइना, रेक्टल पेन होगा, रेक्टम के अंदर पेन होंगे, रेक्टल ब्लीडिंग हो जाएगी उसके अंदर, यूरेमिया में अकर, यूरेमिया हो सकता है, यूरिन के अंदर इंफेक्शन हो सकता है, और एनीमिया हो सकता है। कैसे होगा मेरे दोस्त? सोनाली देखो बहुत इजी है ना ये चीज, बस कोरिलेट करे यार, जब ब्लीडिंग इतनी होगी तो एनीमिया तो होना ही है, और जब यूरिन के इतने पंगे पड़ जाएंगे तो यूरिन में इन्फेक्शन होना ही है। अब बता साहिल भाई, इसे याद करने में कोई दिक्कत है क्या? अब डायग्नोसिस की जब हम बात करेंगे कि डायग्नोसिस क्या है, जीशान ऐसे तो पास हो जाएगा ना भाई, मजे से पढ़े यार। पढ़ने के दो तरीके होते हैं जीवन में, एक तो होता है टेंशन लेके पढ़ना कि हे भगवान तूने मुझे सजा दी है तो इस सजा को मैं स्वीकार करता हूं और रो के पढ़ता रहूंगा। एक होता है खुश रह के पढ़ना, तू मेरी जान, तू मेरी सब कुछ, मैं तुझे पढ़ूंगा आज, ऐसे खुश हो जाना। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे वफादार आपकी किताब है जो जीवन भर आपके साथ देती है। यदि आपके पास कुछ नहीं है ना, बीवी भी छोड़ के चली जाएगी, और यदि दो भाइयों में तुम्हारे बड़े भाई ज्यादा केयरेंगे माँ बाप को तो वो उसी को प्यार करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे। लेकिन ये किताब है जिसके साथ में रहती है उसके जीवन भर वफादार रहती है, वो मर भी जाएगा ना वाला उसके संग में जाती है, ज्ञान लेके पूरा छोड़ती नहीं है कभी। एक बार पढ़ लिया फिस्टुला तो तुम यदि कहीं होंगे, पूछा जाएगा तुरंत बता दोगे। तो दुनिया के अंदर सबसे फेवरेट और सबसे फ्रेंड जो कभी धोखा नहीं देती वो है किताबें, जो इंसान का जीवन बदल देती है। और दुनिया के अंदर जो सफल व्यक्ति हुआ है वो किताबों को पढ़ने वाला ही हुआ है। अच्छे से अच्छे स्पीकर, अच्छे से अच्छे ज्ञानी और अच्छे से अच्छे किताब, अच्छे से अच्छे पंडित, विद्वान, मौलवी देख लेना, वो सब बनते किन से? किताबों से। किताबें पढ़ पढ़ के ही तो अर्थशास्त्री, वेद शास्त्री, इकोनॉमिक शास्त्री जो हैं सब बने।
और हम तो बहन जी बन ही नहीं पा रहे। तो जब हम इसकी बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस की बात करते तो मैंने आपको समझाया हुआ है भैया कि जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक तो भैया हमारे एस ने बताया हिस्ट्री टेकिंग आ गई, दूसरा हो गया भैया फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और तीसरा हो गया स्पेकुलम एग्जामिनेशन। स्पेकुलम क्या होता भैया? अरे बेटा वेजाइनल स्पेकुलम नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके यूं खोल देते हैं उसको, और फिर उसके अंदर झांक के देखते हैं कि कहां कोई ब्लीडिंग है, कोई इंजुरी है, कोई कहीं पे कोई घाव बना हुआ है, कोई ग्रोथ हो गई है, क्या हो गई है, ये वेजाइनल एग्जामिनेशन या स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर देते हैं। और दूसरा आता है बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। अब भैया बाई मैनुअल में क्या करते हैं? 2 उंगली डाल देते हैं अंदर, उंगली डालते हैं वेजाइना के अंदर और फील करते हैं सराउंडिंग्स को, सर्विक्स की लेयर्स को, कि कहां पर क्या, इसको क्या बोलते हैं बहन जी? बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। वो तो प्रेगनेंसी के अंदर घुमाते हैं, तुम ये मत करना आई है लड़की और तुम पूरा कर दो भाई सर्विक्स और डायलेट कर दो, नहीं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन मदर इज गोइंग टू डिलीवर द बेबी, दैट टाइम वी इंसर्ट द फिंगर एंड फुल वी विल एक्सपेंड these 2 fingers, and if these fingers are rotating like that means full 10 centimeter cervix is dilated, means baby is coming out from the vagina। समझ में आ गया? यदि एक फिंगर जा रही है तो 2 सेंटीमीटर, 2 जा रही है तो 4 सेंटीमीटर, 3 जा रही है तो 6 सेंटीमीटर, और ये पूरी हो गई रोटेट तो 10 सेंटीमीटर। और बाई मैनुअल मींस अरे पता पड़ जाता है ना भाई, डेली जो प्रैक्टिस करता है यदि फिंगर डालेगा तो यदि कुछ एबनॉर्मल होगा तो तुरंत पता पड़ जाएगा भाई ग्रोथ हो रही है एबनॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। उसके बाद में पेपिस्मियर। पेपिस्मियर क्या होता है बेटा? पेपिस्मियर का मतलब होता है बेटा कि थोड़ा सा आपने अंदर से एक वो आती है स्टिक आती है जिसके ऊपर कॉटन लगी रहती है, अंदर आप डालेंगे, वहां से स्वैब से स्मीयर मींस थोड़ी सी म्यूकस लेके डब्बे में पैक करके आप एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे, जिसको क्या बोलते हैं? पेपिस्मियर। उसके बाद बायोप्सी। बायोप्सी मींस कोई टुकड़ा वहां से लेंगे और हम उसे भेज देते हैं टेस्टिंग के लिए, जिसको बोलते हैं बायोप्सी या टिश्यू बायोप्सी, इसको और क्लियर बोल सकते हैं, या हिस्टोपैथोलॉजी भी इसको बोल सकते हैं। टिश्यू बायोप्सी में और क्लियर हो जाएगा कि टिश्यू का टुकड़ा लेते, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते, तो वो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि हमारे वेजाइना की नॉर्मल सेल्स कैसी होती है। अब सोनाली यदि वो एबनॉर्मल हो गई तो भैया फिर तो चांसेस अलग है, तो सेल की स्ट्रक्चर को देख के ये पता पड़ता है बायोप्सी। उसके बाद रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन में पीछे क्या करते हैं? उंगली डाल के भी देख सकते हैं रेक्टम के अंदर, या रेक्टम के अंदर, या प्रोक्टोस्कोप से भी देख लेते हैं कोई ग्रोथ तो नहीं है, कहां से क्या ओपनिंग हो रही है, कैसे कर रहे हैं, तो रेक्टम को भी एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद लूप इलेक्ट्रिकल एक्सीजन प्रोसीजर। अब मेरे दोस्त इसको देखो, लूप इलेक्ट्रिकल एक्सीजन प्रोसीजर, इसका कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? इसका कहने का मतलब मैं समझाता हूं। लूप इलेक्ट्रिकल एक्सीजन प्रोसीजर का मतलब क्या है कि जब हम प्रेग्नेंट मदर, नो सॉरी बड़ी सॉरी, लूप इलेक्ट्रिकल मीन जब सर्वाइकल कैंसर किसी को हो गया है तो हमारे पास एक लूप मीन एक पतला सा तार होता है, वो इलेक्ट्रिकल करंट से अटैच होता है, उसको हम अंदर देते हैं, अंदर वहां से वो यूं खींच के निकालते, तो जो टिश्यू उसके कांटेक्ट में आ जाता है वो एक्साइज होके बाहर आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? लूप इलेक्ट्रिकल एक्सीजन प्रोसीजर। बेटा एक्सीजन मींस काट के निकालना, लूप मींस आगे कोई गोला छल्ला, इलेक्ट्रिकल करंट से लगा हुआ छल्ला वहां लगाया, ऑन करा, काटा कर बाहर, टुकड़ा ले लिया। इलेक्ट्रिकल क्यों करा है वहां पे? कि करंट उसको जाएगा तो यदि कोई ब्लीडिंग होगी तो वो उसको कोगुलेट करता हुआ बाहर निकलेगा, इस कारण करंट बोला। इसको चीज समझ में आ गई मेरे दोस्त? बायोप्सी जाती है ना बेटा उसकी, ये प्रोसीजर लूप इलेक्ट्रिकल एक्सीजन प्रोसीजर बताया है, उसको फिर बायोप्सी भेजेंगे और क्या उससे ताश खेलेंगे, बायोप्सी भेजेंगे उसका और क्या करेंगे, लूप इलेक्ट्रिकल एक्सीजन प्रोसीजर। उसके बाद कोनाइजेशन, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी क्या होती है?
यूरिथ्रा के अंदर सिस्टो, अब देखो ये खुद बोल रहा है सिस्टो मींस ब्लेडर, स्कोपी मींस विजुअल देखना। कैसे करते हैं? अरे जैसे मेल का देखना, फीमेल का देखना, तो डायरेक्ट यूरिथ्रा के अंदर सिस्टोस्कोप को घुसाते हैं, आगे लेंस लगा रहता है, अंदर जाते हैं और हम स्क्रीन पे देखते हैं हाँ अंदर क्या है, क्या है, कोई ग्रोथ तो नहीं है, सब कुछ अंदर का दिखाई देता है। ये क्या कहलाता है? सिस्टोस्कोपी। ये सारे प्रोसीजर किए हैं हमने। उसके बाद इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, पाइलोग्राफी का मतलब क्या होता है? इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, इसका मतलब क्या है बेटा कि हम क्या करेंगे, डाई लेते हैं, डाई डाई आती है, इंट्रावीनस डाई इंजेक्ट कर देते हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर। जब हमने डाई इंजेक्ट कर दी तो ये डाई से जब हम कनेक्ट करके स्क्रीन पे विजुअलाइज करते तो उसको बोलते हैं पाइलोग्राफी, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। रीनल पेल्विस को देखना या पर्टिकुलर एरिया को देखना, ये कह रहा था बेटा इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। ये चीज समझ में आ गई? डाई को इंजेक्ट करके फिर उसको विजुअलाइज करके देखते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। एमआरआई, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन, एक्सरे फैक्सरे, ये तो करवाने पड़ेंगे क्योंकि नॉर्मल तो क्या बेटा कि जब पेल्विस का भी तुम यदि वो लोगे और यदि कोई हार्ड लीजन बन गया तो वो तो एक्सरे में भी आ जाएगा। तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये तो भैया हर जगह चलाते रहना इनको शायद। अब कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं बेटा? कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ सकता है बेटा सबसे पहले पाइलाइटिस, PYELITIS। पाइलाइटिस मींस रीनल पेल्विस का इन्फेक्शन हो जाना। मींस यदि मैलिग्नेंसी यहां पर है तो ये मैलिग्नेंसी बढ़ेगी भाई आगे जाकर, ये रीनल किडनी तक भी पहुंचेगी, यूरिथ्रा तक भी पहुंचेगी, ब्लेडर तक भी पहुंचेगी, और मैलिग्नेंसी तो डेवलप होती है। तो पाइलाइटिस पहला इसका कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा पायोमेट्रा। पायोमेट्रा होता है पस इन यूट्रस, पायोमेट्रा, PYO, पायोमेट्रा, METRA, मेट्रा, पस इन यूट्रस। ठीक है बेटा। पाइलाइटिस, पाइलाइटिस का मतलब क्या होता है बेटा? इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। ठीक है बेटे। उसके बाद रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला और बेसिकोवेजाइनल फिस्टुला बन जाएंगे यदि ट्रीटमेंट नहीं करा तो, मैंने आपको समझाया। और यूरेमिया, यूरिन के अंदर इंफेक्शन हो जाएगा। सेप्सिस मींस ब्लड के अंदर इंफेक्शन हो जाएगा। और मेटास्टेसिस टू डिस्टल ऑर्गन्स, मेटास्टेसिस टू डिस्टल ऑर्गन्स मींस बेटा यदि ये ऑर्गन पे यहां कैंसर हो गया तो ये डिस्टल मींस सराउंडिंग्स के जितने भी ऑर्गन्स है उनको ये डिजीज स्प्रेड करेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? मेटास्टेसिस टू डिस्टल ऑर्गन्स। ये चीज समझ में आई आपको? उसके बाद में डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है मेरे दोस्त, क्योंकि कैंसर है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? तो सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स है कि हम हमारी पॉपुलेशन को समझाएं क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है। आपको पता है बेटा एक यंग एज की लड़की, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास की लड़की, शी डोंट नो अबाउट द इंटरकोर्स। समवन इज कमिंग, समवन इज अटैचिंग एंड दे आफ्टरवर्ड्स दे डिड द इंटरकोर्स। हमें बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, मैं इसका फेवर करता हूं। बच्चों को बताना चाहिए कि इफ यू विल डू दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी दैट विल लीड दिस साइड इफेक्ट इन योर लाइफ। ये बताना चाहिए, जब भी तो कहेगा कि ये अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है। सेंस ऑफ वेलबींग, थोड़े से सेंस ऑफ वेलबींग के चक्कर में यंग जनरेशन क्या करती है? कितना बड़ा टारगेट लेके चलती है, कितनी बड़ी पीड़ा उठाती है। माइन्यूट टाइम फॉर सेंस ऑफ वेलबींग के लिए कितना बड़ा वो लेके चलती है। तो हमें बताना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन से ये हो। अरे बता सकते हैं यार, फैमिली बता सकती है, मां बता सकती है, पिता बता सकता है, पिता बता सकता है। क्या हमें हमारे बच्चों को बताना चाहिए ना? अरे हम भी बताते हैं बेटा, बाहर ऐसा नहीं करते, बहुत तरीके के गंदे दोस्त मिलते हैं, वो गंदे दोस्त आप में बैड हैबिट डालने की सोचते हैं। आपको आपके गोल का ध्यान रखना है, आपको जीवन में सफल होना है। कोई कहे ये गलत चीजें कर लो, ये गलत चीजें नहीं करनी है आपको, ये बताओ, आप खुल के उनके सामने विचार रखो। आप पिता हो, आपने पैदा किया है उनको यार। इसके बाद हम बनाएंगे, इसके ऊपर ही बोलते हैं आज। तो ये बहुत, उसके बाद
तो प्रिवेंटिव रिस्क फैक्टर्स और ये सारी चीजें। अब हमारे यहां पता था आपको, यंग जनरेशन में कई बच्चे बिफोर मैरिज इन द एज ऑफ 18 एंड 19 दे विल गो फॉर एबॉर्शन। व्हाट? दैट इज शी इज इलिटरेट। इलिटरेट मींस आर्ट की स्टूडेंट रही है, उसको पता नहीं है कि क्या हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं, क्या रोल होता है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। आई हैव सीन सच टाइप ऑफ गर्ल्स जिन्होंने जीवन में एक बार एबॉर्शन किया और दोबारा वो मां नहीं बन पाई। अरे पढ़े लिखे लोग तो यार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ओरल पिल्स यूज नहीं करते कि भाई हार्मोन से यार क्यों देना है, आगे जाके कैंसर पैदा कर सकता है। पढ़े लिखे लोग तो वहां भी कंडोम यूटिलाइज करते हैं, वरना ज्यादा करना हो तो भाई अपना डायरेक्ट ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी करवा लो। लेकिन ये अवेयरनेस तो बढ़ानी पड़ेगी ना। उसके बाद प्रमोट द यूज ऑफ कंडोम ड्यूरिंग अर्ली इंटरकोर्स, रेज द एज ऑफ मैरिज, में शादी की उम्र बढ़ाओ 21 से 25 करो, रेज द एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ की उम्र बढ़ाओ। हमारे यहां तो पहले 15-15 साल में चाइल्ड बर्थ हो जाते थे, अब तो चलो तो भी 20-21 में बुद्धि आ गई है। एनकरेज द पीपल टू अडॉप्ट स्मॉल फैमिली साइज, और 3 साल का इंटरवल होना चाहिए बच्चों के बीच में। पहला बच्चा स्कूल जाए, दूसरा बच्चा घर आए, ये होनी चाहिए। गांव में ऐसे तो बोलते हैं पहला बच्चा स्कूल जाए मैया, जब दूसरा करना, ये नहीं लगातार लगे रहो। एनकरेज द पीपल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइजीन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करना है। अवॉइडिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रिवेंट करना है। हमारी यंग जनरेशन जिनको नॉलेज नहीं है, दे थिंक दैट इज द सेक्स इज द फुल लाइफ एंड दे डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर, दे डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर। उसके बाद रिमूवल ऑफ सर्विस ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टोमी एज ए रूटीन प्रोसीजर व्हाइल ट्रीटिंग विनाइन लीजन इज ए डेफिनेट प्रोसीजर मेजर स्टेप। बेटा नॉर्मली क्या करते हैं जब हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, हिस्टेरेक्टोमी का करने, हिस्टेरेक्टोमी किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ यूट्रस। हिस्टेरेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस जब रिमूव करेंगे तो सर्विक्स को तो बाहर आना ही पड़ेगा, सर्विक्स को तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो पब्लिक को करना रिमूवल ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टोमी एज ए रूटीन प्रोसीजर। और यदि कोई बिनाइन लीजन यदि वहां पर मौजूद है और यदि कोई कैंसर है तो आप सर्विक्स को रिमूव मत करो, उनको थोड़ा सा जो स्टंप या बन गया उसको रिमूव करने की कोशिश करो। सेकेंडरी मेजर्स में पेशेंट का अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाओ भैया, ठीक है। जब हम प्राइमरी प्रिवेंशन, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं दीदी, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन कहती है कि रिस्क फैक्टर्स और कॉजेस को प्रिवेंट करो। स्मोकिंग लीड्स कैंसर, इसका प्राइमरी प्रिवेंशन होगा भैया स्मोकिंग मत करो। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होगा? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, हो गया तो भैया ट्रीटमेंट करवा ले। और टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है? रिहेबिलिटेशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन मींस जो सर्वाइकल कैंसर पैदा करते हैं उसको रोकना। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। और टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होगा बेटा? रिहेबिलिटेशन। अब जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं बेटा, तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले रेडियोथेरेपी आता है, रेडिएशंस को यूटिलाइज किया जाता है टू ट्रीट द कैंसर। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आता है कोनिजेशन। मैंने सर्जिकल प्रोसीजर्स की जब बात करते हैं तो मैं बता देता हूं आपको कि सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन कौन से यूटिलाइज किए जाते हैं। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला जो सर्जिकल प्रोसीजर आता है वो होता है बेटा कोनिजेशन। पहला होता है कोनिजेशन, दूसरा होता है हिस्टेरेक्टोमी, दूसरा क्या होता है बेटा? HISTERECTOMY, हिस्टेरेक्टोमी होता है दूसरा। और जो तीसरा होता है वो होता है पेल्विक एक्सेंटरेशन, पेल्विक PELVIC, पेल्विक EXENTERATI, एक्सेंटरेशन, EXENTERATION। इसका कहने का मतलब क्या है बेटा? हिस्टेरेक्टोमी तो मैंने आपको बताया है, रिमूवल ऑफ द यूट्रस। अब बेटा ये पार्शियल भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। पार्शियल तो मींस जो यूट्रस का पार्ट इन्वॉल्व है, जहां मैलिग्नेंसी है, उसको रिमूव करो। कंप्लीट का मतलब है पूरी यूट्रस रिमूव कर दो। और आजकल लेप्रोस्कोपी से भी होने लग गई, पूरा चीरा ना लगा के लेप्रोस्कोपी मशीन से थोड़ा सा चीरा लगा के रिमूव कर देते। तो लेप्रोस्कोपी हिस्टेरेक्टोमी समझ में आ गई। कोनिजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इन दिस सर्जिकल प्रोसीजर ए कॉन शेप्ड एरिया ऑफ सर्विक्स इज रिमूव।
कॉनिजेशन, कौन शेप एरिया ऑफ सर्विक्स, कौन शेप एरिया ऑफ सर्विक्स इज रिमूव्ड। ये चीज समझ में आ गई बेटा। मींस जो हमारा सर्विक्स है इसका जो ये पर्टिकुलर एरिया है, एक कौन शेप्ड एरिया रिमूव कर दो जहां पर जो कैंसर पाया गया है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉनिजेशन। ये चीज समझ में आई आपको। उसके बाद थर्ड आ गया पेल्विक एक्सेंटरेशन। ये सेलेक्टेड केसेस के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर फुल केसेस ऑफ रेडियोथेरेपी मींस रेडियोथेरेपी दी जाती है फुल। और स्टेज 4 नंबर का कार्सिनोमा होता है। पेल्विक एक्सेंटरेशन 3 तरीके का होता है बेटा, एंटीरियर, पोस्टीरियर और टोटल। अब बेटा देखो, ये 3 तरीके का होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और टोटल। अब इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है भाई कि ये कुछ न कुछ पेल्विक का कर रहे हैं। अब जब पेल्विस देखो, अब हमारा पेल्विस है, इस पेल्विस में एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब क्या होता है बेटा, इन दिस प्रोसीजर यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एंड पेल्विक लिम्फ नोड आर सर्जिकली रिमूव्ड। हमारे पेल्विस के अंदर जो एंटीरियर सामने की साइड में जो चीजें होती हैं उनको रिमूव कर देना क्या कहलाता है, एंटीरियर पेल्विक एक्सेंटरेशन। एंटीरियर में कौन कौन सी चीजें होती है, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड पेल्विक लिम्फ नोड्स। ये समझ में आ गई। उसके बाद पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, कॉलन, रोटम एंड एनल कैलन, एनल कैनाल। ये हमारे यूट्रस का एंटीरियर सामने का हिस्सा रिमूव करा, पोस्टीरियर में पीछे का हिस्सा रिमूव करेंगे और टोटल में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विस एरिया को रिमूव कर देंगे। ये समझ में आ गया बेटा। सी आया हमारे कंबाइंड थेरेपी। कंबाइंड थेरेपी के अंदर क्या करते बेटा, रेडियोथेरेपी और सर्जरी दोनों को मिला के ट्रीटमेंट करते हैं। रेडियोथेरेपी का मतलब तो रेडिएशंस देना होता है। मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रेडियोथेरेपी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। रेडियोथेरेपी एंड क्या कहते हैं बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्जरी की जाती है। इसको मिक्स्ड थेरेपी कहते हैं। मिक्स्ड थेरेपी का ज्यादा यूटिलाइजेशन है। मिक्स्ड मींस पहले सर्जरी कर देंगे, सर्जरी करके वो कैंसर रिमूव कर दिया, उसके बाद में रेडियोथेरेपी के लिए भेज देते हैं। फर्स्ट सर्जरी देन रेडियोथेरेपी और फर्स्ट रेडियोथेरेपी देन सर्जरी, ये डॉक्टर डिसाइड कर लेता है किस हिसाब से करनी। उसके बाद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर आपको पता ही है बेटा कि हम कैंसर के अगेंस्ट में जो ड्रग्स देते हैं, ये ड्रग्स ट्रीटमेंट एडवांस लेवल का होता है, जिसके अंदर सिस्प्लेटिन और ब्लियोमाइसिन, ये 2 ड्रग्स हैं जिनको हम नॉर्मली यहां पर कीमोथेरेपी के अंदर यूटिलाइज करते हैं। कीमोथेरेपी मींस ड्रग्स यूटिलाइज टू ट्रीट द सर्वाइकल कैंसर। तो कौन कौन सी ड्रग आ गई बेटा, सिस्प्लेटिन और सिस्प्लेटिन के बाद में आ गई बेटा ब्लियोमाइसिन, BLEOMYCIN, ब्लियोमाइसिन। ये ड्रग्स हम देते हैं। ये चीज समझ में आ गई बेटा। ये क्लियर हुआ माइंड में आपके, है ना बेटे, कि सिस्प्लेटिन और ब्लियोमाइसिन हम लगाते हैं। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर्स आपके समझ में आए बेटा, क्लियर हुआ माइंड के अंदर, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम। अब चलो, अब बेटा नर्सिंग मैनेजमेंट की जब बात करते हैं हम, सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन को असेस करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देखेंगे। कोई कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स है तो वो हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे। पेशेंट को रेडियोथेरेपी के लिए असेस करेंगे, डॉक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे, पेशेंट को क्लोज मॉनिटर करेंगे और साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं कि कीमोथेरेपी के कारण कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आया है। उसके बाद में पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करना है, नॉर्मल न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन करना होता है हमें पेशेंट का, पेशेंट को असिस्ट करना है डेली एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, पेशेंट को रीएश्योर करना है, फैमिली मेंबर्स को रीएश्योर करना है और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। सर्जिकल मैनेजमेंट यदि हो गया है, उसका सर्जरी हुई है, तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी है उनको। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखो, यूटिलाइज करो, कुछ कमियां लगे तो बताओ जरूर। श्योर वी विल इंप्रूव बिकॉज नो वन पर्सन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।